सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम सेकंड पेपर में इकोलॉजी का एक चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज इकोसिस्टम। एंड सिंस इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 1 टुडे। इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, बट बिफोर गोइंग फर्दर, एक यहाँ पे कोटेशन है। क्या कोटेशन है? ऑल थिंग्स कम फ्रॉम अर्थ। सारी चीजें धरती पर आती हैं, धरती से आती हैं। सारी चीजें कहां से? जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे जीवित हो या लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जैविक या जैविक, जो भी पदार्थ है धरती पर, वो सारी धरती का पार्ट है। और जो जितने भी पौधे हैं, प्राणी हैं, ये सारी की सारी चीजें धरती से आती हैं। और फिर जब उनका अंत होता है, जब उनका जीवन समाप्त होता है, तो पुनः उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारा का सारा अपघटित होकर के धरती में ही मिल जाते हैं। ये मिएंडर का कथन है। सो इसके साथ ही हम ये स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो की क्वेश्चंस हैं वो क्या है? व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी, मैंने जो इकोलॉजी का जो पिछला चैप्टर किया था, इसमें हमने इकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके स्कोप के बारे में डिस्कस किया था। सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट इज इकोलॉजी। What are the major part of the अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम? अर्थ में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो कौन कौन से होते हैं? इकोसिस्टम क्या होता है और उसके मेजर कंपोनेंट्स, मतलब उसके जो मुख्य घटक क्या होते हैं? What happens to the matter and energy in the ecosystem? कि जितने भी पदार्थ होते हैं और जो ऊर्जा जिसके द्वारा कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम संचालित होता है, उनकी साइकिलिंग कैसे होती है, इकोसिस्टम के क्या प्रावधान है, क्या सर्विसेज हैं, और उसके अलावा कि जो अर्थ के जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी सस्टेनेबिलिटी, मतलब उसका जो एक सततता होती है कि वो चीज, कोई भी धरती पर जो इकोसिस्टम है, तो किसी भी इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं। और प्राकृतिक कारक कब तक सतत रूप से बने रहेंगे, यही कहलाती है सस्टेनेबिलिटी। तो वो जो किसी भी प्राकृतिक कारक के बने रहने के लिए जो लाइफ को सपोर्ट करता है धरती पर, उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, उन सस्टेनेबिलिटी को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, इसकी भी चर्चा होती है और हम करेंगे। सो लेट अस गो। ये इकोलॉजी वी हैव नोन ऑलरेडी कि ये ग्रीक वाइकस वर्ड से बना है, और अर्नेस्ट हिकेल ने 1866 में इसकी परिभाषा भी दी थी। सो बेसिकली इसका मतलब एक लेमैन्स टर्म में ये होता है कि इट्स अ स्टडी। ये एक प्रकार का अध्ययन है जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। विभिन्न जो जीव रहते हैं, विभिन्न जो जैविक पदार्थ हैं धरती पर या किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र में, वो एक दूसरे से किस प्रकार से उनकी अंतरक्रिया होती है, और साथ साथ न सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो अंतरक्रिया करते हैं, बल्कि जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, जो अजैविक पदार्थ हैं वातावरण के, पर्यावरण के, उनसे कैसे उनकी अंतरक्रिया होती है। और जाहिर सी बात है कि जो उसमें जो, जैसे मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल प्राणी है, तो वो अपने साथ रहने वाले दूसरे प्राणियों से इंटरेक्ट करेगा। तो वो जितने प्राणी हैं या पौधे हैं, उनसे जो उनका इंटरेक्शन होता है, उनसे जो एक पारिस्थितिकी क्रिया होती है, वो बायोटिक फैक्टर्स होंगे। और जो अजैविक पदार्थ है, उनके साथ जो प्रतिक्रिया, उनकी जो पारिस्थितिकी क्रिया होती है, उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक बोलते हैं। ये भी देखता है कि नेचर का, प्रकृति जो है, किस प्रकार से लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो सिस्टम है धरती पर, एयर है, वाटर है, सॉइल है, तो ये प्रकृति के ये जो घटक हैं वो किस प्रकार से लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठन का स्तर है धरती पर या किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी जैव मंडल में, या धरती पर ऐसा सच माना जाए, तो उनमें संगठन का स्तर जो शुरू होता है वो सब एटमिक, मतलब वो आणविक स्तर से होकर के बायोस्फीयर, जीव मंडल तक जाता है। ये स्लाइड मैंने पिछले लेक्चर में शेयर किया था आपसे,
और मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जो इकोलॉजी का डेफिनेशन है वो हम समझ लें। ये अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था, इट्स नॉलेज ऑफ सम ऑफ द रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी जो जैविक पदार्थ हैं, उनका जो संबंध होता है बाहरी दुनिया से या उनको आसपास घेरने वाली दुनिया से या जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से जो उनका संबंध होता है वही इकोलॉजी है। ये सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड जो होगा एनवायरमेंट है, और जो इनऑर्गेनिक फैक्टर कंडीशन जो बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। तो मेरे ख्याल से जो घटक हैं, इकोसिस्टम क्या है और इसके घटक क्या है, ये आपके लिए शब्द नया नहीं है। उसी प्रकार से ओडम ने डिफाइन किया, दिस इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम्स। इन्होंने सीधा कहा कि इकोसिस्टम की संरचना और उसके कार्यकी का जो अध्ययन है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। क्रैब्स ने कहा था, इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शन दैट डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्होंने एक दूसरे एस्पेक्ट से, दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति से किसी जीव का जो इंटरेक्शन होता है वो ये भी डिसाइड करता है कि उस जीव का वितरण कैसा होगा और वो कितनी संख्या में किसी विशिष्ट वातावरण में रहेगा। या तो वो एब्सेंट होगा या फिर प्रचुर मात्रा में होगा। जैसे आप रेगिस्तान में चले जाएं तो वहां आपको जलीय पौधे नहीं मिलेंगे। जलीय पौधे होते हैं चौड़े पत्ते वाले होते हैं। जहां बारिश बहुत होती है वहां के पौधों के पत्ते जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। तो बड़े आकार के पौधे वाले, पत्ते वाले जो पौधे होते हैं वो रेगिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। जो कटीले पौधे होते हैं जो पानी के एक ट्रांसपिरेशन को या वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए जो पत्तों की जो छोटी साइज होती है, जैसे ये अपने यहाँ जो पाया जाता है खेजड़ी है, बबूल है, इस तरह के पौधे आपको उस वातावरण में कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जहां पर कि पर्याप्त वर्षा होती है। तो कहने का मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो जीव है, जैसे मान लीजिए अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें, जो बर्फ में पाए जाने वाला चीता है, तो जाहिर सी बात है कि स्नोई एरिया में ही रहेगा, जहां पर बर्फ पड़ती है वहीं रहेगा और रेगिस्तान में तो मिलेगा नहीं। ऊंट जो है आपको अंटार्कटिका में नहीं मिलेगा। तो ये जो एक ढंग का इंटरेक्शन है वातावरण से किसी जीव का, जो ये डिसाइड करता है कि उस जीव का वितरण कैसा होगा और वो कितने एबंडेंस, मतलब कितनी संख्या में उस जगह पर विद्यमान होगा, यही स्टडी इकोलॉजी में होती है। अब जो इकोलॉजी के जो अभी हम संगठन की बात कर रहे थे, तो देखिए रेल्म्स ऑफ इकोलॉजी, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहां से होती है? ऑर्गेनिज्म से, किसी जीव से होती है। जब उसी जीव की प्रजाति के बहुत सारे जानवर एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब यहां पर जनसंख्या नहीं है बल्कि ये समष्टि कहलाता है। यहां पर इट्स अ गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति के बहुत सारे प्राणियों का जो समूह होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर पॉपुलेशन क्या होता है कि जहां पर एक पॉपुलेशन से, मान लीजिए हिरणों का पॉपुलेशन है, यहाँ घोड़ा है, यहाँ पे ये गिलहरी है, यहाँ वन है, ये जो सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के प्राणी है के जो पॉपुलेशन से एक विशिष्ट जगह पे रह रहे हैं उसको हम कम्युनिटी या समुदाय बोलते हैं। और उससे ऊपर होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड कोबायोटिक फैक्टर। मतलब यहाँ देखिए पहाड़ है, थोड़ा सा यहाँ पे पेड़, मतलब मिट्टी है, हरियाली है ना, यानी कि यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा है, बारिश ठीक ठाक होती सी दिख रही है, यहाँ पे एयर भी थोड़ा ठंडा होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनके साथ इंटरेक्शन करके जितनी भी कम्युनिटी है वहां पे, जितने भी जीवों का समुच्चय है, जितने भी प्राणियों का जो सेट है, वो उनसे जो इंटरक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, जो अंतरक्रिया होती है, उससे बनता है इकोसिस्टम। और पूरी दुनिया के, पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं वो सारे मिला के बायोस्फीयर होते हैं। मतलब बड़े क्षेत्र के कई इकोसिस्टम बायोम बनाते हैं और बहुत सारे बायोम मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं। जी कहता है। सो व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि इट्स एक्चुअली एन इंडिविजुअल। ये जो जीव है बहुत सारी कोशिकाओं का मिलके बना होता है। ये यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। स्पीसीज क्या होता है? दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
that resemble one another in appearance, behavior and genetic makeup. हमने एक पहले डेफिनेशन आपको बताया हुआ इससे पहले के चैप्टर में कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर द सेम जेनेटिक पूल आर कॉल्ड स्पीसीज, यानी कि एक ही जेनेटिक पूल को धारण करने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे एक स्पीसीज या प्रजाति कहलाते हैं। उनके बीच सेक्सुअल या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो। अच्छा, दूसरी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि अगर आपको ये जानना हो कि कोई भी दो जीव है, मान लीजिए कि किसी ने 2 ग्रास हॉपर आपको ला के रख दिए या 2 ड्रोसोफिला के रख दिए और कह रहे हैं कि भाई आप ये पता करो कि ये जो दोनों ड्रोसोफिला या दोनों ग्रास हॉपर है एक ही प्रजाति के हैं या नहीं है। उसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि आप उनके बीच एक क्या कराइए, फर्टिलिटी टेस्ट। फर्टिलिटी मतलब दोनों को कॉपलेट कर रिप्रोड्यूस करने दीजिए साथ में, और उससे अगर वायबल ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी ऐसी संतानें हो जो जिंदा रहे और पूर्ण वयस्क बन करके फिर संतानोत्पत्ति करने में सक्षम हो, तो उसको हम कहेंगे वायबल ऑफस्प्रिंग। तो अगर एक प्रजाति के जो 2 जीव हैं वो अगर आपस में प्रजनन करके एक वायबल संतान पैदा करें तो उसको हम कहते हैं प्रजाति। अभी तक ये माना जाता है कि करीब करीब 15 लाख प्रजातियां धरती पर हैं, मतलब प्राणी, और उसमें से कुल मिलाकर के आप यूं समझो कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास इनकी पूरी संख्या होने की संभावना है। बहुत सारी प्रजातियों का पता भी नहीं। फिर पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब सिंस देयर आर सो मेनी स्पीसीज दैट एक्चुअली कंप्राइजेज द पॉपुलेशन, बहुत सारे प्रजाति मिलकर के एक पॉपुलेशन बनाते हैं, तो इसलिए अलग अलग जीन पूल के प्राणी हैं, इसलिए इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। फिर वो बहुत सारे पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे और फिर बायोस्फीयर बनाएंगे। तो बेसिकली हम देखें कि फिर से, हाँ ये देखिए स्पीसीज, ये स्पीसीज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इस स्लाइड में समझाने की कोशिश की। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड आर जेनेटिकली सिमिलर एंड टू ब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस लाइव फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जितने भी ऐसे प्राणी हैं जो एक प्रकार के हैं, आकार में, रचना में, उनके बिहेवियर में, व्यवहार में, वो एक प्रकार के होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा टेक्निकली इसको कहा जाता है दे एक्चुअली हैव द सेम काइंड ऑफ जेनेटिक पूल, दे शेयर द सेम काइंड ऑफ जेनेटिक पूल, सेम जेनेटिक पूल, दैट्स वाई दे आर जेनेटिकली सिमिलर और दे ब्रीड, ये आपस में प्रजनन करते हैं और प्रजनन करके एक जिंदा और एक संतानोत्पत्ति करने वाला फर्टाइल संतानें पैदा करते हैं। ऐसी संतानें जो आगे चल के वयस्क बने और संतानें पैदा कर सके। मेंबर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया, अब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के जितने ग्रास हॉपर हैं हम सबको पॉपुलेशन नहीं कह देंगे। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाला जो एक ग्रास हॉपर, मान लीजिए ग्रास हॉपर है, जैसे या मान लीजिए ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर है, तो मिलेनोगैस्टर की जो स्पीसीज है ड्रोसोफिला की, अगर एक क्षेत्र में रह रही है तो वो फिर पॉपुलेशन कहलाएगी। फिर कम्युनिटी क्या होता है? ऑल पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड इंटरैक्टिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कम्युनिटी में हम सिर्फ लिविंग जो पॉपुलेशन है उन्हीं की बात करते हैं। तो सारे जो ऑर्गेनिज्म है, सारे जो जीव हैं एक विशेष क्षेत्र में रह रहे हैं और आपस में अंतरक्रिया कर रहे हैं, उसको हम कम्युनिटी या समुदाय कहेंगे। एंड इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, ये क्या होता है कि एक जैविक समुदाय और उसके जो भौतिक वातावरण है, इससे बनता है इकोसिस्टम। ये हम बता चुके। इकोसिस्टम इज व्हाट, इकोसिस्टम को फिर से डिफाइन करते हैं, इट्स एन डिफाइंड एरिया, किसी भी एक पारिभाषिक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जो कम्युनिटी लिव रहती है, जो समुदाय रहता है जीवों का, और वो नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट से जो उनकी अंतरक्रिया होती है वही इंटरेक्शन कहलाता है। तो जो इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स,
मतलब जितने भी जैविक पदार्थ हैं और जितने भी अजैविक पदार्थ हैं उनके बीच जो अंतरक्रिया होती है उससे इकोसिस्टम का निर्माण होता है। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है हर जगह का अलग होगा। जैसे तालाब का इकोसिस्टम अलग है, उसके पड़ोस में कोई बगीचा है तो उसका सिस्टम अलग होगा, उसके पड़ोस में कोई मान लीजिए कोई घास का मैदान है या मान लीजिए सूखी बंजर जमीन है उस तालाब के बगल में तो उसका इकोसिस्टम और होगा। यहाँ जैसे तालाब का इकोसिस्टम दिखाया गया है, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दिखाया गया है, इसके बारे में और बात करेंगे आगे। इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? एक कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियों के समुदाय इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, मतलब आपस में जो अजैविक पर्यावरण है उसके साथ जो उनकी अंतरक्रिया होती है, जो पारिस्थितिकी संबंध होता है, पारिस्थितिकी क्रियाएं होती हैं, उनसे मिलकर के इकोसिस्टम बनता है। ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक झरना है या बड़े मैदान, जैसे आपने सुना होगा कि बड़े घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में जैसे प्रेयरीज कहलाता है, साउथ में अफ्रीका में सवानाज कहलाता है ना, ये सारी चीजें। उसी प्रकार से नेचुरल हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक समुद्र जो है वो समुद्र है, या जो सपोज करिए अरेबियन सी है, या कोई घास का मैदान है जैसे प्रेरीज है, सवाना है, तो वो बहुत बड़े इकोसिस्टम है। लेकिन साथ में अगर एक गेहूं का खेत है, कोई एक क्रॉप फील्ड है, तो वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां गेहूं के साथ साथ उसकी मिट्टी में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनकी अंतरक्रिया होती है वहां के जैविक और अजैविक वातावरण के साथ। तो क्रॉप फील्ड जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा, जबकि दूसरे जो है जो सागर हैं, या मान लीजिए कोई घास का मैदान है, कोई जंगल है, कोई तालाब है, कोई झरना है, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। इसको जो डिफाइन किया गया था, ये एक डेफिनेशन मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, इंटरैक्टिव सिस्टम एस्टैब्लिश बिटवीन बायोसिनेसिस ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड देयर बायोटोप टाइप, बायोटाइप या टोप नहीं टाइप है ये, है ना, इसको टाइप पढ़िएगा। जो एनवायरमेंट मतलब ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स का मतलब जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी है, उनका उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो इकोसिस्टम कहलाता है। और दुनिया के सारे इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? दे मेक बायोस्फीयर।